नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास पर मनाई गई 55वीं पुण्यतिथि। एमपी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व भाजपा के पूर्व विधायक के छेड़खानी के वायरल वीडियो के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की हुई मांग। बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर्स लॉज में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान दिखी लापरवाही, बिना मास्क और ग्लव्स के वैक्सीन लाते दिखे कर्मी। और पति द्वारा पत्र लिखकर तलाक दिए जाने के संदर्भ में महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास पर मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 55वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास रामनगर में मनाई गई। पैतृक आवास पर उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक कार्यालय एवं जन जागरण समिति के सहयोग से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी एवं लाल बहादुर स्मृति भवन संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी का अंदाजा आप उनके इस पैतृक आवास से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनका घर उसी तरह था जैसे पहले था। वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। काशी के लाल और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले, देश को अनाज से भर देने वाले, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री को हम लोग सादर नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। वहीं श्रद्धांजलि सभा के दौरान रामनगर के लोगों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में उनके आवास पर किसी भी जनप्रतिनिधि के ना पहुंचने पर उपेक्षा का शिकार बताया। रामनगर व्यापार मंडल के शमशाद ने बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास पर सभी लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि उनके पैतृक आवास पर नहीं पहुंचा है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। शनिवार की रात संविदा विद्युत कर्मी की हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। संविदा विद्युत कर्मी की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को साकेत नगर पुलिया ब्रह्मानंद कॉलोनी के समक्ष से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राजेश पटेल से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि संविदा विद्युत कर्मी राजेश विश्वकर्मा मेरा दोस्त था और हमारा घर आसपास ही है। मुझे पता चला था कि मेरे बड़े भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी से उसका मिलना जुलना है। मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो मुझे धमकी देने लगा, जिस पर मैंने उसकी हत्या की योजना बनाई। रोज की तरह जब वो शनिवार की रात को कमच्छा पावर हाउस पर ड्यूटी के लिए निकला तो मैं दशमी क्षेत्र में पहले से मौजूद था और मेरा एक साथी बाइक से थोड़ी दूर पर था। जैसे ही राजेश वहां पहुंचा तो मैंने उस पर लोहे की रॉड से प्रहार किया, फिर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से एक आदत पिस्टल 32 बोर व एक जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना भेलूपुर क्षेत्र में खुजवा चौकी क्षेत्र में दशमी चौराहे के पास इसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कुछ लोग गोली मार करके भगे हैं। पुलिस टीम वहां पे तत्काल पहुंची और घटनास्थल का जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी वो भी तत्काल पहुंची और घटनास्थल से सारे हम लोगों ने साक्ष्य कलेक्ट किए। प्रारंभ में इस घटना के बाद घटनास्थल से 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसमें उस जानकारी को डेवलप करके घटना के अनावरण के लिए सीओ भेलूपुर, इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया। टीम के द्वारा तत्काल कार्य प्रारंभ किया गया। हमारी जो फॉरेंसिक टीम वहाँ मौके पे आई थी उससे और घटनास्थल के निरीक्षण से 2-3 चीज़ें तत्काल क्लियर हुई कि घटना में गोली मारते समय एक व्यक्ति वहाँ पे दिखाई दिया था उस व्यक्ति के पास। दूसरी बात, जिस स्थान पर घटना हुई थी वहाँ से भागने के रास्ते, जिस रास्ते से मुलजिम भागे थे उसको देख करके क्लियर हो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि वहां स्थानीय था, जिसको रास्ते की बहुत अच्छी जानकारी थी। और तीसरी चीज एक जानकारी हुई कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा ये शूट आउट की घटना की गई वो गली के पास खड़े होकर के जो मृतक थे उनका इंतजार कर रहा था और उनके आने पे
उसके द्वारा पहले एक पाइप से उनके ऊपर वार किया गया और उसके बाद उनके गिर जाने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये तीनों चीजों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घटना को कारित करने वाला निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मृतक का जानने वाला था या उसकी जान पहचान का था, नजदीकी आदमी कोई था। 2 दिन के अंदर हमारी टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला इस घटना का मुख्य अभियुक्त है वो राजेश कुमार पटेल है, जो कि मृतक राजेश विश्वकर्मा जो कि बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे, उनके पड़ोस का ही रहने वाला है और उनका पुराना साथी है। राजेश पटेल के साथ इस घटना में दूसरा अभियुक्त राम बाबू था, जो कि इसका मित्र था, जो कि घटना स्थल से थोड़ी दूर मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा था और घटना करने के बाद मुलजिम को लेकर के फिर भागा। इसमें हमारी टीम ने एक तो घटना स्थल से सारे फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, उसके आधार पे हमको जो क्लूज मिले उनको डेवलप किया। घटना के स्थल पे और घटना से भागने का रूट हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोगों से बातचीत करके इनका रूट ट्रैक किया। इनके द्वारा आगे जाकर के संकट मोचन मंदिर के पास अपना जो पहना हुआ वस्त्र था उसको फेंका गया। जो अभियुक्त राजेश पटेल था, ये चूंकि वहां का स्थानीय था, इसको ये भय था कि हमारी पहचान कहीं न हो जाए, उससे इसने अपना हुलिया को चेंज कर रखा था और अपने ड्रेस, जैकेट और बाकी स्वेटर के ऊपर एक कुर्ता पहन रखा था, जो कि इसने नई सड़क से 3 दिन पहले कुर्ता खरीदा था। इसी घटना को अंजाम देने के लिए कुर्ता खरीदा था। वो कुर्ता इसके द्वारा आगे जाकर के भागते समय संकट मोचन मंदिर के पास फेंक दिया गया, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। घटना के कारण के पीछे इनसे जो पूछताछ हुई दोनों अभियुक्तों से, उसमें यह निकल करके आया कि जो अभियुक्त राजेश पटेल है, इसकी मृतक से बहुत पुरानी दोस्ती थी। मृतक का इनके घर पे काफी समय से आना जाना था। इसको ये शक था कि उनके परिवार की किसी महिला से मृतक बातचीत करता है या उसकी फ्रेंडशिप है। इसको लेकर के इनके बीच में आपस में काफी कहासुनी भी हुई थी। घटना से लगभग 5-6 दिन पहले, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इनकी दोनों की आपस में इसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। इसने मना किया था तुम फोन हमारे घर पे मत किया करो। इस पे इनका कहना था कि दोनों के बीच में कहासुनी, गाली गलौज हुई थी। उसी समय इसके द्वारा ये प्लानिंग की गई कि अब बहुत जल्दी इसको रास्ते से हटा देना है ताकि इस तरह की इस समस्या को का खात्मा किया जा सके। और उसी प्लानिंग के तहत ये कपड़े बदल करके, कुर्ता पहन करके, असलहा लेकर के 10वीं चौराहे तक आया मोटरसाइकिल से और वहां पे अपने साथी को खड़ा करके वहां से पैदल गली में आकर के खड़ा हो गया। ये रास्ता इसके द्वारा इसकी रेकी की गई थी, जो मृतक थी इसकी रेकी की गई थी। मृतक चूंकि इसका जानने वाला था, इसको मालूम था कि प्रतिदिन वह अपनी जो शिफ्ट वार ड्यूटी होती है उसको करने के लिए उसी समय घर से निकल करके उसी रास्ते से होकर के जाता था और एक गली के पास वहां खड़े होकर के इंतजार करने लगा। मृतक जो मोटरसाइकिल से वहां पे आया, इसके द्वारा पाइप से उसके ऊपर वार किया गया, जिससे वो गिर गया और उसको तत्काल गोली मार दी गई वहां पे। और वहां से फिर पैदल भागते हुए फिर मोटरसाइकिल तक आया और वहां से भाग करके लंका चौराहे पर गए। पूछताछ और जांच से 2 और चीजें जानकारी हुई। घटना कारित करने के बाद रात्रि में जब इनकी मृतक की डेड बॉडी बीएचयू गई, वहां से फिर मर्चरी में, मृत्यु के पश्चात मर्चरी में रखी गई, तो ये मर्चरी भी गया हुआ था और उनके परिवार वालों से भी फिर मिला। उनको सांत्वना देने के मकसद से मर्चरी पे जाकर के उनके घर परिवार वालों के साथ मिल करके फिर खड़ा हो गया। घटना कारित करने के बाद फिर ये जाकर के घर परिवार के लोगों से मिल करके उनके साथ सांत्वना देने लगा और वहां बातचीत करने लगा। और उसके बाद थाने पर जब उनके परिवार वाले FIR लिखाने आए, तब ये थाने तक भी इसका बता कहना है कि मैं थाने पर तक भी यहाँ पे घटना कारित करने के बाद आया था। हमारी टीम ने इस घटना को 2 दिन के अंदर वर्कआउट किया है। 9 तारीख की रात्रि की घटना है और आज दोपहर में गिरफ्तारी हो गई है। ब्लाइंड घटना थी पूरी तरह से, ये बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से काम करके हम लोगों ने सारे जितने एविडेंस थे सबको कलेक्ट करके बिल्कुल एक सूत्र में बांध करके इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें SSP महोदय द्वारा 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया है। और ये पूरी घटना बहुत ही दुस्साहसिक ढंग से की गई थी, बहुत ही भीड़ भरे बाजार में, भीड़ भरी कॉलोनी में की गई थी और 2 दिन के अंदर इसके वर्कआउट करने से निश्चित रूप से टीम के द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। MP इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और भाजपा के पूर्व विधायक के छेड़खानी के वायरल वीडियो के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने SSP को ज्ञापन सौंपकर इस ओर कार्रवाई की मांग की। सोमवार को कांग्रेस जनों ने SSP अमित पाठक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम वादे कर रहे हैं और कई योजनाएं ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा कारनामा सामने आ रहा है जिसे लेकर उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ताज़ा मामला प्रकाश में आया है चौबेपुर थाने का, जहां
एमपी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व बीजेपी से 2 बार के विधायक रह चुके मायाशंकर पाठक द्वारा बच्ची के साथ अपने चैम्बर में बुलाकर छेड़खानी की गई है, जिसे लेकर आज हम कांग्रेस कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे इस वायरल वीडियो पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में खुद आरोपी चेयरमैन मायाशंकर पाठक ने छेड़खानी के सारे आरोपों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम सब बनारस से कांग्रेस जन अपने यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, पार्षद साथियों और अधिवक्ता साथियों के साथ बनारस के एसएसपी महोदय को एक प्रकरण जो कल सुबह से भाजपा के 2 बार के पूर्व विधायक और 2 बार के पूर्व जिला अध्यक्ष को लेके एक प्रकरण जो चल रहा है, जिस पार्टी का से जुड़े लोगों का नारा यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पार्टी से जुड़े इतने कद्दावर लोगों द्वारा समाज में इस तरह का कृत्य पेश किया गया है। हम लोगों ने आज उस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ जिन लोगों ने उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है उन लोगों के साथ और उन प्रकरण से जुड़े लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी मांग को लेकर के आज हम सब लोगों ने एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर पूरी निष्पक्षता जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर लॉज में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान घोर लापरवाही देखने को मिली, जहां कर्मचारी बिना मास्क और ग्लव्स के वैक्सीन लाते दिखे। कोरोना वैक्सीनेशन का आज पूरे देश भर में दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास चल रहा है। पूर्वाभ्यास हेतु बाकायदा स्थान चिन्हित किए गए हैं और इन स्थानों पर मेडिकल टीम सहित पुलिस टीम भी तैनात है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैक्सीन के पूर्वाभ्यास से पहले घोर लापरवाही देखने को मिली। मामला बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर्स लॉज का है, जहां वैक्सीन की किट कर्मचारियों द्वारा लाई जा रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वैक्सीन लिए हुए कर्मी ने ना तो मास्क लगाया था और ना ही ग्लव्स। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लगातार मास्क लगाए जाने की अपील हो रही है और वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पति द्वारा पत्र लिखकर तलाक दिए जाने के संदर्भ में महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। फूलपुर थाना अंतर्गत बरजी ग्राम निवासी रिजवाना नामक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान रिजवाना ने बताया कि मुस्लिम रीति से उसका विवाह 2006 में चोलापुर थाना क्षेत्र के जाकिर से हुई थी, जो कि मुंबई में रहता है और वो अपने 5 बच्चों को लेकर ससुराल रहती है। महिला का कहना था कि उसका जेठ अली हुसैन शराबी किस्म का व्यक्ति है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। इसकी शिकायत उसने कई बार अपने पति से की थी, लेकिन वो उल्टा ही महिला पर भड़क जाता है। वहीं इसी बीच उसका पति घर आया था और रिजवाना की तबीयत खराब होने पर जब उसने दवा मांगी तो पति और उसके भाई ने जबरदस्ती उसको कई सारी दवा खिला दी। हालत बिगड़ने पर रिजवाना के भाई ने इलाज कराया और मायके ले गया। रिजवाना का कहना था कि इस दौरान उसके पति ने डाक द्वारा पत्र भेजकर उसे तलाक दे दिया है। रिजवाना ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए उसके पति और गवाहों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। मेरे पति ने तलाक दे दिया है, डाक द्वारा 2 बार भेजे। कहाँ के रहने वाली हैं? बरजी गाँव। कौन सा थाना अंतर्गत है? थाना फूलपुर। और यहाँ किससे मिलने आई थी? एसपी साहब से मिलने आई थी। तो मुलाकात हुई? हाँ हुई। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, फोटो निकाले कॉपी का, बस बोले जाइए। शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में। सारनाथ थाना अंतर्गत दनियालपुर कॉलोनी में एक दबंग द्वारा अवैध रूप से रास्ता बनाए जाने का क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया। सारनाथ थाना अंतर्गत पुराना पुल पुलिस चौकी के समीप दनियालपुर कॉलोनी में उस समय लोग उत्तेजित हो गए जब क्षेत्र के दबंग गोपाल मौर्य नामक व्यक्ति ने काफी संख्या में दबंग व्यक्तियों को लेकर बड़ा गेट लगाने लगे और गैर कानूनी तरीके से रास्ता बना लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि यह बहुत ही दबंग व्यक्ति है और सारी कॉलोनी के लोग इनसे परेशान रहते हैं। इस बाबत हमने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं जब मंत्री रविंद्र जायसवाल से आप बीती सुनाई गई तो उन्होंने अधिकारियों से जांच का आदेश दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि गलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये है सर कि बंद कॉलोनी है, यहाँ पे किसी और का इधर से रास्ता नहीं है। ये जबरियन इधर का देखे कि कॉलोनी का सुंदरीकरण हो रहा है तो रात में गेट अंदर से लगा के जबरदस्ती तोड़ के इधर से रास्ता बनाने का प्रयास किए, जबकि इधर है नहीं।
लास्ट प्लाट जिनका है वो मुन्ना लाल चौरसिया का है, जो कि रास्ते का पूरे प्लाट की उनके पास रजिस्ट्री का पेपर है। हम लोग थाने पे, चौकी पे 10 बार दिखाए, महीनों से दौड़ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। रोज़ कहेंगे 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, मौके पे आके देख लेंगे, करवा देंगे। और ये लोग दबंग टाइप के हैं, इनके यहाँ वांछनीय तरीके के लोग आके बैठते रहते हैं, प्रतिदिन दारू पीते हैं, लोग हड़काते रहते हैं, इधर भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं कॉलोनी वाले। तो हमें चाहते हैं कि ये बंद कॉलोनी है, कोई भी इधर इस तरीके का आदमी ना आए और हम लोगों का बंद कॉलोनी रास्ता बंद हो हमारा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव हेतु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा किए जा रहे धरने का यूपी कॉलेज के छात्र नेता ने समर्थन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को यूपी कॉलेज के छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने पहुंचकर धरने का समर्थन किया। उनका कहना था कि छात्र 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों की मांग जायज है, यदि मांग पूरी नहीं होगी तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल लंका स्थित रश्मिनगर कॉलोनी में जिले के सभी पदाधिकारियों एवं विधानसभा अध्यक्षों व सभी कार्यकर्ताओं से आने वाले पंचायत चुनाव की रणनीति और तैयारियों के साथ समस्याओं को लेकर चर्चा की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव का आगाज होने वाला है। इसी को लेकर कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से पंचायत चुनाव की वाराणसी जनपद में अपना दल के कार्यकर्ताओं की कितनी तैयारी है, कितनी सीटों पर आवेदन हो चुका है और कितनी सीटों पर आवेदन होना है, इन सभी चीजों की समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जल्द आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव का आगाज़ होने वाला है, तो इसी कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से हमारे पंचायत चुनाव की अभी इस जनपद में कार्यकर्ताओं की, संगठन की क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर आवेदन हो चुका है, कितनी सीटों पर और हमारे आवेदन होने हैं, पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से विशेष तौर से आज की ये बैठक और नए साल पर एक दूसरे के साथ थोड़ा हम संवाद, बातचीत और एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए क्या, हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, बट चूँकि अब 1 वर्ष बचा है, इसलिए हम अपनी पार्टी, अपने संगठन को पूरी तरीके से धार देने में जुटे हुए हैं। संगठन के सारे नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं और बूथ स्तर तक संगठन को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से बड़ी संख्या में समर्थक, नए साथी हमारी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं और 2022 में अपना दल बहुत मजबूत स्थिति में भी रहेगा और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेगा। स्क्रैपशाला के तहत रविंद्रपुरी क्षेत्र में लगी इको फ्रेंडली सामानों की प्रदर्शनी लोगों को काफी पसंद आ रही है।
रविंद्रपुरी क्षेत्र में युवक युवतियों द्वारा हाथ से बने इको फ्रेंडली सामानों की बिक्री की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त समाज का है। इस कार्यशाला में खाने से लेकर खेलने और रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। स्क्रैपशाला की ओर से लगी इस प्रदर्शनी की हेड शिखा ने बताया कि हम लोग इको फ्रेंडली सामानों की प्रदर्शनी लगाकर उसे बेचने का काम कर रहे हैं और ऐसे सामानों की मांग बढ़ती जा रही है। स्क्रैपशाला हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो प्लास्टिक और कमर्शियल प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट है। सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यहीं लोकली बनारस में बनाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड है। यहाँ बनारस और बनारस के आसपास के आर्टिस्ट इनको बनाते हैं। तो इसी वर्कशॉप में पीछे हमारा कारपेंट्री सेक्शन है जहाँ पे 3 से 4 कारपेंटर्स हमेशा रहते हैं और पुरानी लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं या जो भी आपने अंदर डेकोर के सामान देखे वो बनाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम फ्रेश पेड़ों को काटा जाए। अगर हमें एक बेड बनवाना या एक डाइनिंग टेबल बनवानी है तो हम पुरानी लकड़ी को ही यूज़ करें और हम नए पेड़ों को ना काटें। तो ये हमारा पूरा वुड का सेक्शन है और बाकी हमारे पास पेंटिंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन है जहाँ पे पेंटर्स वीवर्स अपना काम करते हैं। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने चाइनीज मंझे का बहिष्कार किया। मैदागन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में सुबह बनारस क्लब के बैनर तले कॉलेज की छात्राओं ने चाइनीज मंझे का बहिष्कार किया। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक विजय कपूर एवं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में छात्राओं ने हाथों में पतंग व बैनर लिए लोगों से चाइनीज मंझे के बहिष्कार के लिए अपील की। इस दौरान मुकेश जायसवाल ने कहा कि चाइनीज मंझे से पतंग की ऊंची उड़ानों के चक्कर में अब तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं। न जाने कितने लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चाइनीज मंझे से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद भी प्रतिबंधित चाइनीज मंझा बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रशासन चाइनीज मंझे की बिक्री पर यदि कड़ाई से रोक लगा दे तो लोगों की जानें बच सकती हैं। अंत में पतंग उड़ाने वाले सभी बच्चों और युवाओं से अपील की गई कि वो चाइनीज मंझे का इस्तेमाल ना करके देसी मंझे का इस्तेमाल करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस मौके पर चंद्रशेखर सिंह चौधरी, अनिल केसरी, डॉक्टर मनोज यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन चाइनीज मंझा लोगों का गला काट रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लोगों को घायल कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं से यह शपथ दिलाया कि वे अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों को, अपने आस पड़ोस के रहने वालों को, जो कोई भी हो, उनको इस बारे में जागरूकता लाएं कि वो चाइनीज मंझा से पतंग न उड़ाकर देसी मंझा से पतंग उड़ाए। राजकीय महिला जिला चिकित्सालय समेत चयनित स्थानों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास चल रहा है। पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का सोमवार को दूसरा चरण चल रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में राजकीय महिला जिला चिकित्सालय समेत पूरे जनपद के करीब 30 साइट पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसके लिए हर साइट पर 2-2 सेशन चल रहे हैं। इसके साथ ही इन जगहों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिनका टीकाकरण किया जा रहा है उनको चिन्हित कर लिस्ट से मिलान कर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन की सूची में उन्हें शामिल किया जा रहा है। इस बाबत सीएमओ ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ आज निजी चिकित्सालयों में भी ड्राई रन चल रहा है। आज ये ड्राई रन चल रहा है, दूसरा ड्राई रन है बनारस के लिए और इसमें जो कोविड वैक्सीन है इसकी पूरी तैयारी है। पूरे शहर में 20 जो सरकारी अपने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ और 10 निजी हॉस्पिटल्स वहाँ पर ये ड्राई रन हो रहा है। एक तरह से पूरा अभ्यास है ये कोविड वैक्सीनेशन का, जिसमें जो लाभार्थी हैं और पहले बार में चूँकि पैरामेडिकल वर्कर्स हैं और मेडिकल के लोग हैं तो आज उन्हीं का यहाँ पर जो है ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन का पूरा अभ्यास सत्र चल रहा है। इसी कड़ी में लंका क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का आयोजन हुआ। इस दौरान डॉक्टर अतुल ने बताया कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का फाइनल स्टेप चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले 7 स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीनेशन दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन जैसे कि कहा गया है सबको लगना है। प्रथम फेज में जो कि हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा। उसके ही अनुसार जो है आज ड्राई रन जो द्वितीय ड्राई रन हम लोग कर रहे हैं आज हेरिटेज हॉस्पिटल लंका पे। सारी प्रक्रियाएं जैसे कि नॉर्मली होती है उसी रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसको फाइनल ही मान के चल रहे हैं
उसके पूर्व का ये अभ्यास है, लेकिन इसको हम फाइनल मान के चल रहे हैं, जिसमें कि बेनिफिशियरी की जो लिस्ट हमारे पास है वो लोग आ रहे हैं। सर्वप्रथम जो पुलिस पर्सन्स हैं वो उनकी लिस्ट को क्रॉस चेक कर रहे हैं कि उन्हीं का नाम है, आईडी उनकी है। वो पूरी तस्दीक होने के बाद फिर वो बेनिफिशियरी हमारे वेटिंग रूम में जाते हैं। वेटिंग रूम में क्या होता है, फिर एक बार हमारे स्टाफ हैं वो चेक करते हैं और उसके साथ फिर चेक करने के बाद उनका टीकाकरण कार्ड ही वहीं बनाया जाता है, और जिसमें कि प्रथम टीकाकरण का दिवस अंकित किया जाता है और सारी उसमें डिटेल उनको बताई जाती है, और फिर वहाँ से वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। वहाँ से फिर उनको वैक्सीनेशन रूम हमारा जो है वहाँ के लिए मूव किया जाता है। वैक्सीनेशन रूम में ANM के द्वारा उनको पहले बताया जाता है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, और फिर जब उनसे काम डाउन कर लिया जाता है, जब उनको लगता है कि नहीं वो ठीक है, तो उनको फिर वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन लगाने के बाद एक कोविन ऐप है जिस पे उनकी सारी डिटेल अपडेट की जाती है, और उसको सबमिट करने के बाद जो उसमें पूछा गया देने के बाद ये हो जाता है कि हाँ उनको वैक्सीन लग गई। तदुपरांत क्या है कि उनको ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट्स के लिए लाया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन रूम भी है। ऑब्जर्वेशन रूम 30 मिनट में हमारे डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी हैं, जो समय समय पे जो बेनिफिशरीज हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या है तो वो तुरंत उन्हें सूचित करेंगे, और उसके लिए हमारे पास एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए भी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी को अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो तुरंत अटेंड किया जाता है। चिरईगांव ब्लॉक के शंकरपुर और बरईपुर के लोगों ने अंडरपास के संदर्भ में डीएम को ज्ञापन सौंपा। चिरईगांव ब्लॉक के शंकरपुर ग्राम और बरईपुर क्षेत्रवासियों ने अंडरपास के संदर्भ में डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम अंडरपास को लेकर लामबद्ध होकर महीनों से धरनारत हैं, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि जहां रास्ता है सरकार द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जबकि जहां आने जाने का रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरने पर हम लोग बैठे हैं अंडरपास के लिए। जो रिंग रोड बन रही है इसके उस तरफ 6-7 गांव के लोगों का आना जाना इसी तरफ है। छोटे छोटे बच्चे बहुत से पढ़ने जाते हैं, इधर विद्यालय है, सारे विद्यालय बाजार सब डॉक्टरी सब इधर है। हम लोग 4 महीने से धरने में बैठे हैं। 1 साल से सूचित किया गया है, सगरों एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग काम को रोके हैं। जब तक कोई सक्षम अधिकारी आकर हम लोगों को आश्वासन या कुछ नहीं देते तब तक हम लोग काम रोकेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास पर मनाई गई 55वीं पुण्यतिथि। एमपी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व भाजपा के पूर्व विधायक के छेड़खानी के वायरल वीडियो के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की हुई मांग। बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर्स लॉज में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान दिखी लापरवाही, बिना मास्क और ग्लव्स के वैक्सीन लाते दिखे कर्मी। और पति द्वारा पत्र लिखकर तलाक दिए जाने के संदर्भ में महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।